ठीक है, आरंभ करते हैं। 5 मिनट पहले ही हमने प्रतीक्षा की है। देखिए, जैसा कि कल आपसे मैंने कहा था कि साहित्य का अध्ययन करना एक अलग बात है और भाषा का अध्ययन करना अलग बात है। इसलिए ध्यान रहे कि भाषा के एक प्रयोजन के रूप में साहित्य आता है, साहित्य पूरी भाषा नहीं है। इसलिए भाषा का अलग से अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और उसमें आज हम देखने वाले हैं जनसंचार माध्यमों का लेखन या जनसंचार माध्यमों की किस प्रकार से भाषा अभिव्यक्ति की जाती है, उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। वैसे इसे मीडिया लेखन कहा जाता है, लेकिन मीडिया की जगह हम माध्यम शब्द का या जनसंचार माध्यम शब्द का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनसंचार माध्यम होते क्या हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी संकल्पना को या अवधारणा को समझे हम आगे बढ़ नहीं सकते। यदि आपको माध्यम लेखन पर अधिक श्रम करना है, उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसके सिद्धांत में जाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जनसंचार माध्यम होते क्या हैं और ये जनसंचार माध्यम किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, मूलभूत रीति से हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं कि जनसंचार माध्यम, तात्पर्य एवं परिभाषा, ये पहले टॉपिक को हम आरंभ करते हैं आज। क्या है जनसंचार? जनसंचार यह शब्द अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। ध्यान रहे, जैसे पारिभाषिक शब्दावली पर हमने इससे पूर्व भी बात की थी, तो हमें अंग्रेजी शब्दों के पर्यायी हिंदी शब्द देने हैं और जो हिंदी पर्यायी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयुक्त कर रहे हैं, उनके मूल अंग्रेजी शब्द कौन से हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। तो पहले हम ये विचार करेंगे कि जनसंचार माध्यम होते क्या हैं या जनसंचार माध्यम क्या होते हैं। जनसंचार माध्यम या जनसंचार अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द मास कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। मतलब मास कम्युनिकेशन, इस अंग्रेजी शब्द के लिए पर्यायी हिंदी शब्द हमने देखा है, वह है जनसंचार। देखिए, उसमें से भी कम्युनिकेशन इस अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति लैटिन शब्द के कम्युनिको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु या विषय की सबके लिए साझेदारी। क्या है? कम्युनिको इस लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ है किसी वस्तु अथवा विषय की सबके लिए साझेदारी, सबके लिए उसका सामान्यपन। दूसरे शब्दों में कम्युनिकेशन से तात्पर्य है किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना। ध्यान रहे, कम्युनिकेशन शब्द का तात्पर्य यह होता है किसी बात को आगे बढ़ाना या चलाना या फिर फैलाना, चहुं दिशाओं में फैलाना। कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त शब्द संचार है, जो संस्कृत के चर धातुओं में सम उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। यानी संचार शब्द की व्युत्पत्ति चर धातु पूर्वक सम उपसर्ग तथा आंग प्रत्यय से बनी है, जिसका अर्थ है चलना। सामान्य प्रयोग में संचारण क्रिया का अर्थ होता है विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जानना, सामान्य बनाना, सहानुभूतिपूर्वक संबंध रखना इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि संचारण इस क्रिया का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान
सूचनाओं का आदान प्रदान, एक दूसरे से देना लेना, जानना, सामान्य बनाना, अगर कठिन विषय कोई है तो उसे साधारण बनाना, सामान्य बनाना, और सहानुभूति पूर्वक संबंध रखना, ये संचारण शब्द के अर्थ होते हैं। संचारण क्रिया से संचार संज्ञा बनी है। संज्ञा जिसको हम मराठी में नाम कहते हैं, जो शब्द की अलग अलग जातियां हैं, जिसमें पहली विकारी जाति है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। इसमें से संज्ञा को मराठी में नाम कहते हैं। तो ये संज्ञा है, संचारण क्रिया से संचार संज्ञा बनती है और उसका अर्थ होता है संकेतों, सामान्य संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान, विचार अभिव्यक्ति, कला और सूचना प्रेषण का विज्ञान। मतलब ये कला भी है और विज्ञान भी है। किस बात की कला है? आदान प्रदान करने की प्रक्रिया की यह, और विचार अभिव्यक्ति की कला है। मतलब विचार अभिव्यक्त करना यह कला है, लेकिन सूचना प्रेषण मतलब भेजना एक सूचना दूसरे को, यह एक प्रकार का विज्ञान है। संक्षेप में संचार से तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण, ध्यान रहे, अर्थपूर्ण संदेशों का प्रेषण। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों का प्रेषण, प्रेषण मतलब भेजना। जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, संचार कम्युनिकेशन का व्यापार स्तर है, ध्यान रहे। मतलब संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का किया जाता है, लेकिन यही संचार व्यापारिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर पर एक से अधिक लोगों में किया जाए तो उसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार। मतलब देखिए, अगर मैं एक छात्र से बात करता तो एक समय एक छात्र से बात कर सकता था। अब मैं इस YouTube के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से एक से ज्यादा छात्रों को एक ही समय बात कर रहा हूं, तो यह होगा मास कम्युनिकेशन। अगर इसी की मैं आज की तासिका की मैं YouTube लिंक बना करके अपने जय हिंदी जय नागरिक चैनल पर डाल दूंगा तो वह उसे हजारों लोग देखेंगे। मतलब देखिए, एक ही चीज को, एक ही संदेश को, एक ही विचार को, एक ही भावना को एक से अधिक लोगों को व्यावसायिक स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर अधिक लोगों तक पहुंचाना, ये मास कम्युनिकेशन है। इसी को हम जनसंचार कहते हैं। यहां देखिए, संचार में जन या कम्युनिकेशन में मास शब्द लगाना मतलब जोड़ना, ये क्या है? संचार के स्तर को अधिक व्यापक बनाता है, और जितना अधिक व्यापक बनाता है उतना अधिक लोगों तक वो पहुंच जाता है। यह जन शब्द अंग्रेजी के मास शब्द का हिंदी रूपांतर है, मास। देखिए, हर बार जब भी हम कोई बात करते हैं तो दो प्रकार की चीजों की बात करते हैं, एक है मास और दूसरा क्लास। मतलब अधिक लोग मास, और क्लास मतलब उसमें जुड़े हुए विशेषज्ञ लोग, यानी क्लासिकल एंड मास, और दोनों चीजों का यहाँ नियंत्रण होना चाहिए। यानी एक बात ध्यान में रखिए कि मास इस अंग्रेजी शब्द के लिए हमने जन यह हिंदी पर्याय दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मास कम्युनिकेशन इस शब्द के पर्यायवाची रूप में हमने जनसंचार इस पद को स्वीकारा है। हर्बर्ट ब्लूमर नाम के एक वैज्ञानिक ने मास शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि ग्रुप, क्राउड एंड पब्लिक। मास के उसने 3 स्तर बताए हैं, एक है ग्रुप, दूसरा क्राउड और तीसरा पब्लिक। यानी देखिए, ग्रुप का मतलब समूह, क्राउड का मतलब बड़ा समूह, और पीपल मतलब सारे जन, सारे लोग। यानी मास से ये समतुल्य शब्द हैं, ग्रुप, क्राउड एंड पब्लिक, और इनका समतुल्य शब्दों से अलग पृथक भी वो करते हैं। हिंदी में ही इसे ग्रुप को समूह कहा जाता है, क्राउड को भीड़ कहा जाता है, और पब्लिक को जनता कहा जाता है। मतलब जनता में जो जन शब्द है, जनता में जो जन शब्द है वह मास का पर्यायवाची है। ये जो जन शब्द पारिभाषिक शब्द के अर्थ के धरातल पर एक अलग है। मतलब क्राउड अलग है, यानी
ग्रुप अलग है, क्राउड अलग है, पीपल अलग है और मास अलग है। समूह ग्रुप के सभी सदस्य समान उद्देश्य के सूत्र में बंधे होते हैं और उनका आकार भी सीमित होता है। जैसे हमारा बीए या बीएससी के छात्रों का, हिंदी द्वितीय भाषा पढ़ने वाले छात्रों का एक व्हाट्सएप समूह है या व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें एक ही उद्देश्य से अनेक लोग जमा होते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित होती है और उसका आकार भी सीमित होता है। भीड़ क्या होती है? क्राउड। भीड़ मात्रा में समूह से बड़ी होती है, विस्तृत होती है और लेकिन उसका अस्तित्व क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है। मतलब भीड़ कुछ समय के लिए इकट्ठी होती है, फिर तितर बितर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि समूह भले ही छोटा हो, लेकिन यह मनुष्यों की संख्या पर होता है। लेकिन भीड़ जो होती है, क्राउड जो होता है, वह समय के आधार पर होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इत्यादि। मतलब जैसे आज कोरोना काल में जैसे दुकानें खुल जाती हैं तो वहाँ एक भीड़ सी जमा हो जाती है, लेकिन जैसे वो समय समाप्त हो जाता है, लोग अपने अपने घर जाते हैं। ये भीड़ अलग चीज है। जनता या जन समुदाय, जिसको हमने पीपल कहा है, एक व्यापक अवधारणा है। जनता या जन काफी विस्तृत और स्थायी बने रहने वाली होती है। मतलब न वो समूह है और न क्राउड है। न समूह जैसे उसमें लोगों की संख्या सीमित होती है और न भीड़ जैसे उसमें समय का जो अवकाश होता है वो सीमित होता है। मतलब पब्लिक उससे बड़ा है। समय और संख्या दोनों की दृष्टि से जन अत्यंत व्यापक है, विस्तीर्ण। जन या मास इन सब से अलग अवधारणा है। प्रोफेसर हरि मोहन जी ने लोक, मतलब जिसमें हम हिंदी में या मराठी में लोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं या जन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोक और जन को उन्होंने सहोदर माना है, एक दूसरे से समानार्थी माना है। इस तरह परिभाषित करने का प्रयास किया है कि हमारे विचार से मास शब्द जिन जन का द्योतक है, वह हिंदी के एक अन्य समानार्थी शब्द लोक का सहोदर है, जिसे हम लोक कथा, लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य इत्यादि कहते हैं, जिसमें लोक महत्वपूर्ण होता है। यानी जन के समानांतर शब्द है लोक। जन न तो जनता पब्लिक है और न समूह ग्रुप है और न भीड़ क्राउड, वह लोक है। देखिए, हमारे प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में भी कहा जाता था कि जो अच्छा कवि बनना चाहता है उसे लोक हृदय की समझ होनी चाहिए। जो अच्छा वक्ता बनना चाहता है, जो अच्छा अभिव्यक्ति करना चाहता है, उसको लोक हृदय की पहचान होनी चाहिए। अब ये लोक क्या है? संपूर्ण जन। और लोक शब्द के कुछ प्रसंगानुकूल भी अर्थ हो सकते हैं। लोक परलोक मतलब संसार, जगत, विश्व का कोई भी विशिष्ट भाग या स्थान जिसमें कुछ अलग प्रकार के जीव या प्राणी रहते हैं। सारी मानव जाति, किसी देश या स्थान में रहने वाले मनुष्य का वर्ग या समाज, ये लोक के अर्थ होते हैं। मतलब भारतीय लोक, अंग्रेजी लोक, अमेरिकन लोक, पशु लोक, लोक, परलोक, इस प्रकार के अनेक अर्थों में लोक शब्द का प्रयोग होता है। अतः स्पष्ट है, जन का क्षेत्र समूह, भीड़ या जन समुदाय की तुलना में बड़ा होता है। मतलब जिसको हमने क्राउड मतलब अब तक जिसे ग्रुप, क्राउड या पीपल कहा, उससे भी ये बड़ा है। इस तरह जनसंचार शब्द में जन को संचार के विशेषण के रूप में अर्थ ग्रहण करने पर संचार की व्यापकता स्पष्ट होती है। मतलब अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक जन जुड़ जाएं किसी माध्यम से, वह माध्यम जनसंचार माध्यम होता है। ध्यान रहे, इस रूप में जनसंचार से तात्पर्य यह होता है किसी भाव, किसी विचार, किसी सूचना के प्रेषण में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करना,
भागीदार बनाना या सम्मिलित करना, ये जनसंचार है। यानी जनसंचार से तात्पर्य यह है, संक्षेप में, जब संचार प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है, बड़े परिमाण में होती है, परिणाम नहीं, परिमाण, बड़े परिमाण पर होती है, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जनसंचार का तात्पर्य क्या है। अब हम जनसंचार की परिभाषा मतलब जिसको अंग्रेजी में डेफिनेशन कहा जाता है, मराठी में व्याख्या कहा जाता है, उस बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं। जनसंचार की परिभाषा करते समय, यानी संचार प्रक्रिया, उसके उद्देश्य और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जनसंचार की कई परिभाषाएं होती हैं, प्राप्त होती हैं। जैसे भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसी प्रकार जनसंचार की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, और उनमें से कुछ परिभाषाएं आज हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। कौन सी हैं वे परिभाषाएं? ध्यान रहे, हमारे 15-16 मिनट बाकी रहे हैं, इसमें इन परिभाषाओं को पूर्ण करने का हम प्रयास करते हैं। ये कुछ 7-8 परिभाषाएं आपके सम्मुख रखेंगे। सबसे पहले एक पाश्चात्य विद्वान डेनिस मैकबेल, ध्यान रहे, डेनिस मैकबेल की परिभाषा हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं हिंदी माध्यम से। संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक अर्थपूर्ण संदेशों के प्रेषण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संचार के बिना जी नहीं सकता। ध्यान रखिए, अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे हरदम अपने से मिले जुले लोगों का हमेशा संपर्क रखना पड़ता है और अपने भाव, विचार और संदेशों का आदान प्रदान करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य संचार के बिना जी नहीं सकता। डेनिस मैकबेल ने जो कहा है उसका मतितार्थ यह है, मैं फिर से उस परिभाषा को पढ़ता हूँ। संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एक अर्थपूर्ण संदेशों के प्रेषण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संचार के बिना जी नहीं सकता। ये पहली व्याख्या संचार की हो गई। अब अगले पाश्चात्य विद्वान हैं एशले मॉन्टेग्यू और फ्लोयड। ये दोनों ने मिला करके, दो मित्रों ने मिला करके ये परिभाषा बनाई है, एशले मॉन्टेग्यू एंड फ्लोयड। वह असंख्य ढंग, ध्यान रहे, वे असंख्य ढंग जिनसे मानवता से संबंध रखा जा सकता है, केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन द्वारा, शारीरिक मुद्रा या पक्षियों के परों से सभी की आंख तथा कानों तक संदेश पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। थोड़ी सी व्यापक परिभाषा है। वह असंख्य ढंग जिनसे मानवता से संबंध रखा जा सकता है, केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंग प्रदर्शन मतलब उंगली करके वगैरह, शारीरिक मुद्रा या पक्षियों के परों से सभी की आंख और कान तक संदेश पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। आगे चलते हैं रेडफील्ड नाम के एक अन्य पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा की ओर। वे कहते हैं, संचार तथ्यों तथा विचारधाराओं के मानव विनिमय का, विनियम नहीं, विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है। तो मनुष्य अपने तथ्य, अपने विचार, अपने भाव इत्यादियों का जो आपस में विनिमय करता है, उसी को संचार कहा जाता है। रेडफील्ड का कहना यह है कि संचार तथ्यों तथा विचारधाराओं के मानव विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है। लुंडबर्ग नाम के अंग्रेजी विद्वान, पाश्चात्य विद्वान संचार की परिभाषा करते हुए कहते हैं, संचार या जनसंचार उस पारस्परिक क्रिया का रूप है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होता है। ये प्रतीक
चित्रीय मतलब चित्र रूप में, प्लास्टिक यानी कृत्रिम रूप में, मौखिक मतलब शाब्दिक रूप में, या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं, और किसी व्यवहार विशेष के लिए उद्दीपन का कार्य भी करते हैं। ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति की विशेष दशाओं के अभाव में, व्यक्ति विशेष की विशेष दशाओं के अभाव में स्वयं प्रतीक द्वारा उद्घाटित नहीं हो पाता, उसे संचार कहते हैं। मैं फिर से आपके सम्मुख रख रहा हूं यह परिभाषा, लुंडबर्ग नाम के पाश्चात्य विद्वान की है। संचार उस पारस्परिक क्रिया का रूप है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होता है। ये प्रतीक चित्रीय, प्लास्टिक, मौखिक या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं और किसी व्यवहार विशेष के लिए उद्दीपन का कार्य करते हैं। ऐसे व्यवहार जो व्यक्ति विशेष की मतलब विशेष व्यक्ति की विशेष दशाओं के अभाव में स्वयं प्रतीक द्वारा उद्घाटित नहीं हो पाता, उसे संचार कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने है। एक और पाश्चात्य विद्वान है बलो नाम के, वो लिखते हैं, ये थोड़ी लंबी परिभाषा है। हमारा आधारभूत उद्देश्य अपने व्यक्तित्व और उस वातावरण जिसमें हम अपने को पाते हैं के बीच के मूल संबंध को बदलना होता है। विशेष रूप से हमारा मूल उद्देश्य उस संभावना को कम करना है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि हम पूरी तरह से बाह्य कारकों पर अधीन हैं तथा हम स्वयं ऐसे कारकों का निर्माण करते हैं। संचार में हमारा प्राथमिक उद्देश्य है प्रभावी एजेंट बनना, बिचौलिया बनना, दूसरों को अपने भौतिक परिवेश को एवं स्वयं को प्रभावित करना, निर्धारक एजेंट बनना एवं विभिन्न गतिविधियों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना। संक्षेप में हम प्रभाव डालने के लिए, सोद्देश्य प्रभाव डालने के लिए संप्रेषण करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए संप्रेषण शब्द है संचार के साथ साथ। इस परिभाषा को एक बार पढ़ करके हम हिंदी के विद्वानों की परिभाषाओं की ओर जाएंगे। बलो कहते हैं, हमारा आधारभूत उद्देश्य अपने व्यक्तित्व और उस वातावरण जिसमें हम अपने को पाते हैं के बीच मूल संबंध को बदलना होता है। विशेष रूप से हमारा उद्देश्य उस संभावना को कम करना है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि हम पूरी तरह से बाह्य कारकों के अधीन हैं तथा हम ऐसे कारकों का निर्माण करते हैं। संचार में हमारा प्राथमिक उद्देश्य है प्रभावी एजेंट बनना, दूसरों को अपने भौतिक परिवेश को एवं स्वयं को प्रभावित करना, निर्धारक एजेंट बनना एवं विभिन्न गतिविधियों के संबंध में अपना मत व्यक्त करना। संक्षेप में हम प्रभाव डालने के लिए, सोद्देश्य प्रभाव डालने के लिए संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं। तो ये हुए पाश्चात्य विद्वान। अब भारतीय विद्वानों की ओर थोड़ा सा रुख करेंगे। इनमें से एक दक्षिण के विद्वान है एवी षणमुगम। एवी षणमुगम के अनुसार संचार या जनसंचार की परिभाषा निम्न प्रकार से है: ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार और यहाँ तक कि अस्तित्व में होने वाले अभिनव परिवर्तनों की साझेदारी ही संचार है और साझेदारी की प्रक्रिया ही संचार है। क्या कहा देखिए इन्होंने? ज्ञान, दूसरा अनुभव, तीसरा विचार और चौथा अस्तित्व में होने वाले परिवर्तन, और इन परिवर्तनों की साझेदारी संचार है।
मतलब हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, या हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं, संवेदनाएं हैं, और हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तन हैं, इनकी साझेदारी करना, किसी दूसरे व्यक्ति को साझा करना, शेयर करना, यही संचार है। और यह साझेदारी की प्रक्रिया ही संचार है। तो इस प्रकार से षणमुगम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हमने हमारे सम्मुख देने का प्रयास किया है। उस परिभाषा को हम एक बार फिर से आपके सम्मुख रखते हैं। एवी षणमुगम कहते हैं, ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार और यहाँ तक कि अस्तित्व में होने वाले अभिनव परिवर्तनों की साझेदारी ही संचार है, और साझेदारी की प्रक्रिया ही संचार है। संचार और संचार की प्रक्रिया संचार है। श्री राजेंद्र जी, जो हिंदी के प्रख्यात विद्वान हैं, भाषाविद हैं, वे संचार या जनसंचार की व्याख्या करते हुए, परिभाषा करते हुए लिखते हैं, संचार या जनसंचार विचारों, सूचनाओं, उत्प्रेरक संकेतों के आदान प्रदान से हमारे समग्र जीवन में मूल्यों और संस्कृति की रचना होती है। इस प्रकार संचार के मूल तत्व की हमारे जीवन में स्थापना किस तरह होती है, यह स्पष्ट होता है। ध्यान रखिए, इन्होंने एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कही है। मतलब देखिए, फिर से उस परिभाषा को पढ़कर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संचार या जनसंचार विचारों, सूचनाओं, उत्प्रेरक संकेतों, उत्प्रेरक मतलब किसी कार्य की प्रेरणा देने वाले संकेतों के आदान प्रदान से हमारे समग्र जीवन, जीवन का एक हिस्सा नहीं, समग्र जीवन और संस्कृति की संरचना है। इस प्रकार संचार के मूल तत्व ही हमारे जीवन में स्थापना किस तरह होती है, संचार के मूल तत्व की हमारे जीवन में स्थापना किस तरह होती है, यह स्पष्ट होता है। राजेंद्र जी के बाद हम एक अन्य भाषाविद प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र इस्सर जी की परिभाषा आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। यह 8वीं परिभाषा है। संप्रेषण स्वगत या दूसरों के साथ यह एक प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, इन्होंने अपने साथ भी कहा है स्वगत। जैसे नाटकों में अपने आप से बोले जाने वाले संवादों को स्वगत और दूसरों से बोले जाने संवादों को प्रकट कहा जाता है। तो स्वगत भी, अपने आप से बोलना भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, एक प्रकार का संचारण है। संप्रेषण स्वगत या दूसरों के साथ यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक या अनेक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावों या प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं कि जिससे प्रत्येक को संदेशों का अर्थ, अभिप्राय और उसके उपयोग की सामान्य सूझबूझ का लाभ मिल सके। ध्यान रखिए, इसमें लाभ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से कहता हूं, प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र इस्सर लिखते हैं, संप्रेषण स्वगत या दूसरों के साथ यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक या अनेक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावों या प्रभावों का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि जिससे प्रत्येक को संदेशों का अर्थ, अभिप्राय और उसके उपयोग की सामान्य सूझबूझ का लाभ मिल सके। अब तक हमने जो 8 परिभाषाएं देखी, डेनिस मैकबेल, एशले मॉन्टेग्यू फ्लॉयड, रेडफील्ड, लुंडबर्ग, बेलो और उसके उपरांत एवी षणमुगम, श्री राजेंद्र और डॉक्टर देवेंद्र इस्सर, इन 8 की परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाव, विचार, मत, तथ्य, संदेश आदि का सोद्देश्य, निरुद्देश्य नहीं, सोद्देश्य प्रेषण मतलब भेजना और उसका जन पर अपेक्षित प्रभाव में जनसंचार का स्वरूप स्पष्ट होता है। मतलब क्या, देखिए कि भाव हो, विचार हो,
मत हो, तथ्य हो, संदेश हो, इनका उद्देश्यपूर्ण या सोद्देश्य भेजना यानी प्रेषण करना, और प्रेषण करने के उपरांत जन पर होने वाले अपेक्षित प्रभाव में जनसंचार का स्वरूप स्पष्ट होता है। यही जनसंचार का स्वरूप है। यानी केवल बात की ऐसा नहीं, उसके अपेक्षित प्रभाव भी दिखने चाहिए। संचार मात्र क्रिया नहीं, एक प्रक्रिया है। इट इज नॉट एक्शन, इट्स अ प्रोसेस। यानी यह केवल क्रिया नहीं है, अपितु एक प्रक्रिया है। उसे समझे बिना जनसंचार का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और इन परिभाषाओं को याद करते हुए हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज हम यहीं रुकेंगे। कल की तासिका में हम जनसंचार प्रक्रिया के स्वरूप और विशिष्टता की ओर जाएंगे और उसके उपरांत जनसंचार माध्यम का इतिहास भी देखने का हम प्रयास करेंगे। ये जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग YouTube लिंक के रूप में आपको भेजी जाएगी। आप कृपया करके उसे देखें, पढ़ें। और एक सूचना केवल, बीच में हमने जीवनी के रूप में स्वामी दयानंद पाठ को पढ़ा था, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा था। उसकी पीपीटी के रूप में, उसकी पीपीटी के वीडियो के रूप में भी मैंने तैयार किया हुआ है। वो भी आपको साझा करता हूँ, जिससे आपको अधिक आनंद आएगा इस ज्ञान प्राप्ति का। कल तक के लिए जय हिंदी, जय नागरी। हम कल आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद।